हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। माई सेल्फ संजय जैन, योर लो मेंटर फॉर सी इंटरमीडिएट क्लासेस। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि चैप्टर हमारा चल रहा है काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, डेफिनेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इलीगल एसोसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। और आज की क्लास में हम दो डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और दोनों ही डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली हैं, और वो डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं आप सीए फाउंडेशन में भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, और मोर और लेस उसी तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्विस्ट के साथ उन सेक्शन से इंटरमीडिएट में भी पूछे जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सी इंटरमीडिएट में ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपने लेक्चर की, और निकाल लीजिएगा गवर्नमेंट कंपनी जो सेक्शन है 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45। और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा कि गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी की भी जो डेफिनेशन है वो मींस करके दी गई है। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि ये वर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं आप, अदरवाइज सारा का सारा जो उनका इंटरप्रिटेशन है, जो मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है। मींस डेफिनेशन मींस कि यही है जो कुछ है, ना तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं ना ही इसमें आप घटा सकते हैं। अगर डेफिनेशन होती इंक्लूड करके तो इसका मतलब क्या था कि लॉ मेकर्स अपनी तरफ से कुछ और चीजें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, और वो डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव नेचर की होती है, एग्जॉस्टिव नेचर की नहीं होती है। बार बार अभी मैं आगे भी डिस्कस करता रहूंगा आपके सामने। तो गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, not less than 51% of the paid up share capital। इसी तरह का कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे। तो क्या बता सकते हैं कि इस तरह की जो लैंग्वेज है किस डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं? जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा जल्दी बताइए मुझे कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मैं कंपैरिजन भी कराता चलूंगा जिससे रिटेंशन आपकी मजबूत बने, नहीं तो बच्चे यही गलती करते हैं कि कहां पर क्या लैंग्वेज थी, कहां पर क्या टर्मिनोलॉजी थी, और इंस्टीट्यूट वहीं आपको पकड़ेगा। तो कुछ इस तरह का हमने पढ़ा था क्या कि इन विच नॉट लेस देन, मतलब एग्जैक्टली वर्ड नहीं, मतलब इसी तरह की कुछ चीजें हैं क्या कहीं? सब्सिडियरी कंपनी में था, ठीक है ना। सब्सिडियरी कंपनी में क्या था कि अगर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। मैं जो ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं आपका कि मोर देन हाफ और 51% इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ध्यान जो आकर्षित करना चाह रहा हूं वहां वर्ड यूज थे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, यहां पर वर्ड यूज है पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, वहां पर वर्ड यूज था शेयर कैपिटल, यहां पर वर्ड यूज है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। दोनों में अंतर होता है। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो क्लैरिफिकेशन के माध्यम से भी वहां पर शेयर कैपिटल का मीनिंग बता रखा था कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और वो जो एमसीए का क्लैरिफिकेशन था केवल दो ही जगह एप्लीकेबल था, एक तो एसोसिएट कंपनी में और एक होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप स्थापित करने में, ठीक है। वो क्लैरिफिकेशन यहां काम नहीं करता है। तो यहां इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, तो वर्ड जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल है, नॉट लेस देन इसका मतलब एग्जैक्टली अभी मैं और भी क्लैरिफाई करूंगा इसे,
इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 51% पर आप गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे, एग्जैक्टली 51% पर गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे। होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन हाफ चाहिए था, ठीक है ना। एग्जैक्ट 50% पर आप सब्सिडियरी होल्डिंग का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता था, यहां पर एग्जैक्टली 51% पर आप क्या बन सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बन सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन को। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि हर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें कि गवर्नमेंट का स्टेक नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर कैपिटल होगा, ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय ज्वाइंटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी के 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल ले रखा है या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है, कुछ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो दैट कंपनी इज टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कई बार मर्तबा बच्चे समझ लेते हैं कि पब्लिक कंपनी कुछ अलग होती है, प्राइवेट कंपनी कुछ अलग होती है, गवर्नमेंट कंपनी कुछ अलग होती है। नहीं, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर केवल दो ही कंपनियां होती हैं, वो तीसरी कंपनी भी अगर देखा जाए ओपीसी तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी ही होती है, वो एक प्राइवेट कंपनी की ब्रांच है, तो पब्लिक या प्राइवेट। इसके अलावा जितने भी काइंड्स ऑफ कंपनीज हैं, किसी का बेस कुछ है, किसी का बेस कुछ है, किसी का बेस कुछ है, तो वो अलग अलग तरीके से व्याख्या उनकी की गई है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होगी वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक नेचर होगी या तो पब्लिक कंपनी की होगी या प्राइवेट कंपनी की होगी। रिलायंस कंपनी को आप क्या समझते हैं, पब्लिक कंपनी है, लेकिन कल को ऐसी स्थिति पैदा हो कि रिलायंस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 51% और मोर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, तो वो पब्लिक कंपनी बाय नेचर तो है ही, लेकिन वो ओनरशिप के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर गवर्नमेंट कंपनी भी कहलाई जाने लगेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी भी बाय नेचर या तो पब्लिक होती हैं या प्राइवेट कंपनी ही होती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। और सेकंड केस क्या कह रखा है, विच इज सब्सिडियरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हैं तो भी आप क्या बन जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हैं तो भी आप क्या बन जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव फिनिश्ड द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इन द प्रीवियस लेक्चर, कि अब आपको होल्डिंग सब्सिडियरी पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हैं, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कैसे बनेंगे आप, कि गवर्नमेंट कंपनी जो है उसने मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ले रखी है किसी दूसरी कंपनी की, तो वो क्या बन जाएगी, वो कंपनी भी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सपोज कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, शेयर कैपिटल ले रखी है ए लिमिटेड की 52%, तो ए लिमिटेड विल बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी, और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के मोर देन 50% या 51% कह दे सकते हैं कि शेयर कैपिटल ले रखी है, ऑल्दो कोई भी शेयर कैपिटल बी लिमिटेड की गवर्नमेंट ने नहीं ले रखी है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने। इवन देन बी लिमिटेड विल बी टर्म्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी एज पर क्लोज बी। क्लोज ए में जो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का उसके अंदर 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड होनी चाहिए, लेकिन जो बी क्लोज है उसके अंदर अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हैं तो भी आप क्या बन जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे। क्लियर है बात, ये जल्दी से बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी अभी हम क्वेश्चन बैंक से देखेंगे।
लेकिन उससे पहले मुझे जो डिफरेंस बताना है, जिसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो वो मैं पहले आपको डिफरेंस लिखवा देता हूं कि टोटल शेयर कैपिटल जो वहां पर सब्सिडियरी कंपनी में वर्ड यूज कर रखा है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, और यहां पर जो वर्ड यूज कर रखा है वो है पेड अप शेयर कैपिटल। तो लिखवाने से पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं, इवन क्लास 12th में भी पढ़ के आए हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल तो पावर के रूप में देखा जाता है कि कंपनी के पास कितनी पावर है टू इशू द शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जरूरी नहीं है कि उसने जितनी ऑथराइज है उतनी इशू कर रखी हो। उसके बाद नाम आता है इशूड शेयर कैपिटल का, उसके बाद नाम आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, और सब्सक्राइब्ड के अंदर भी कॉल्ड अप और कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, जो पर्पज है होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट का, वो ओनरशिप का है, और गवर्नमेंट कंपनी का जो पर्पज है वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज है, यानी कि रियल मनी गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी में कितनी इन्वेस्ट की हुई है। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है, द वर्ड यूज्ड इज पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं, जब हम क्वेश्चन उठाते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडी के रिलेशनशिप क्या होगा, तो वहां रियल इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। वहां पर जो वर्ड है यूज किया गया है टोटल शेयर कैपिटल, क्योंकि आप हो सकता है कि टोटल शेयर कैपिटल के आधे से ज्यादा के ओनर हो, लेकिन फिर भी आपने पेड अप अमाउंट कम दे रखा हो, क्योंकि पेड अप एक अलग चीज हो जाती है और सब्सक्राइब आपने कर रखे हैं शेयर, वो अलग चीज हो जाती है। कॉल सिनेरियर भी चीज नाम की कोई चीज होती है, आपको मालूम है कि कंपनी ने कॉल की भी है लेकिन आपने अभी तक पेड अप कर ही नहीं रखा। तो ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो रियल मनी पेड पर है, इन्वेस्टमेंट पर है कि वास्तव में गवर्नमेंट ने कितना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन जब हम होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो ओनरशिप के। तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है विच इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 45 कंप्लीट करा दी है। और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया है। तो क्वेश्चन बुक निकाल लीजिएगा, और इसमें क्योंकि मैंने अलग अलग कर रखे हैं क्वेश्चन को, तो गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। ये सब लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं, 1 पर्सन कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ये आई थिंक गवर्नमेंट कंपनी की स्टार्टिंग में है क्या क्वेश्चन? ये तो प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 से है, जून 24 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। XYZ is a company incorporated under the Companies Act 2013. The paid-up share capital of the company held by others as on 31st March 24 is as under. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20% है, LIC के पास जो कि पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है 8% है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के पास 10% है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास 10% है, ABC लिमिटेड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी के पास 15% है। तो आपको ये डिस्कस करना है, आपको ये बताना है पर द अबव शेयर होल्डिंग यू स्टेट वेदर XYZ लिमिटेड बी कॉल्ड ए गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। जल्दी बताइए, गवर्नमेंट कंपनी होगा
कैसे कैसे 20 ये हो गया, चलिए इसके अलावा 10 10 10 और 15 ये जोड़ा, ये नहीं जोड़ना है। यही डिफरेंस आएगा फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट में, और अभी तो शुरुआत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बी कंसंट्रेटेड, बी फोकस्ड। गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 20% हमने ले लिया। इज हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो तमिलनाडु और राजस्थान भी ले लिया, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वही केस है, पार्टली पार्टली वाला ही केस हुआ ये, कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ ये है। तो ए क्लोज खत्म, और बी क्लोज में क्या है कि इफ यू आर ए सब्सिडियरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, बट क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि अगर सब्सिडियरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ने भी कुछ शेयर कैपिटल ले रखी है तो गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशनशिप डिसाइड करने के लिए वो भी जोड़ा जाएगा? एक क्लोज बड़ा क्लियर है कि या तो आपकी कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो पेड अप, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, एक क्लोज का काम खत्म। तो क्या उस हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी है? गलती क्या हो रही है हमसे, जो साइकोलॉजिकल गलती है वही बच्चे पेपर में गलती करके आते हैं कि क्योंकि वहां पर बी क्लोज में ये भी लिखा हुआ है कि इफ यू आर ए सब्सिडियरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी तो यू ऑल्सो ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हैं तो आप गवर्नमेंट कंपनी हैं, लेकिन अगर सब्सिडियरी company of the government company is held some percentage in other company, so that percentage will not be counted in determining the relationship whether you are a government company or not. ये साइकोलॉजिकल गलती हम कर जाते हैं। तो ये अभी स्टार्टिंग है लो की, फोकस आपको रहना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने पूरा का पूरा जो लैंग्वेज यूज करी है अपने पढ़ाने में वो टेक्निकल लैंग्वेज है, क्योंकि आप आंसर किस भाषा में लिखें इट इज योर चॉइस, बट पेपर किस भाषा में आएगा इट इज नॉट योर चॉइस। तो अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ने की आदत पड़ जाती है तो पेपर आपको इजी ही लगना है। तो आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे, बल्कि इस क्वेश्चन में मुझे गलती की संभावना नहीं दिखती थी आपकी, लेकिन इसमें भी गलती कर दी। Under the Companies Act 2013, a government company defined in Section 2:45 as a company in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by central government or any state government or partly by the central government and partly by one or more state government, and includes a company which is subsidiary company of such a company, such a government company. In the instant case, total government shareholding is 40%, that is 20% government of India, 10% government of Tamil Nadu, 10% government of Rajasthan is equal to 40%. The holding of LIC of India 8% and ABC Limited, यानी कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है 15%, कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल काउंटिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 51%। ठीक है, गलती जनरली बच्चे LIC में तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जो एबीसी लिमिटेड ने ले रखी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी थी, तो वहां गलती कर जाते हैं वो, बट ऑब्वियस मिस्टेक है, जनरली हो जाती है। Since the total shareholding held by the central government and state government combined is 40%, which is less than 51%, so XYZ does not qualify to be a government company under the provision of the Companies Act 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 21 में आया हुआ है, 3 नंबर का। एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 2 lakh equity share of the company are held by the central government and 1,20,000 equity share are held by the government of Maharashtra.
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैन बी ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल शेयर कैपिटल 6 लाख है जो कि 100 रुपए के पार्ट में बटी हुई है, मतलब 100 रुपए की वैल्यू है। अब 2 लाख इक्विटी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1,20,000 यानी कि टोटल 3,20,000 शेयर हो गए। तो अब आपको ये देखना है कि 6 लाख का 51% क्या आता है, ठीक है ना। मैनी टाइम बच्चे गलती ये भी कर देते हैं, मोर देन हाफ एकदम दिमाग में आता है, आधे ज्यादा है। तो 6 लाख का आप कितना परसेंट निकालेंगे, 51% निकालेंगे। तो 6 लाख का 51% जब आप निकालेंगे तो 3,06,000 शेयर ये आ रहे हैं, और हमारे पास कितने हैं 3,20,000 विच इज मोर देन 51%। तो दैट्स वाई तो एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है। आंसर को लिखना भी आना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो किन किन इशू के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है वो पहले आप कॉन्सेप्ट को लिख के आएंगे, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके आएंगे, और फिर अपना आंसर को उस लॉजिक से आप मर्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिसंबर 23, 4 नंबर का क्वेश्चन है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स ए स्टेट इन द कंट्री इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। जो स्टेट गवर्नमेंट है एक्स कंट्री में 48 लाख शेयर्स वाई लिमिटेड की होल्ड कर रही है, ठीक है ना। द पेड अप कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 9.5 करोड़ यानी कि 95 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। यहां पे इन्होंने बिल्कुल ओपन करके दे रखा है पेड अप कैपिटल कितनी है। तो पेड अप कैपिटल कितनी है 9.5 करोड़, टोटल 95 लाख शेयर हैं 10 ईच के। वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड 2,50,600 शेयर ऑफ जेट प्राइवेट लिमिटेड which is having share capital of 5 crore in the form of 5 lakh share of 100 each. Jet Private Limited claimed the status of the subsidiary company of 100 each. Jet Private Limited claimed the status of subsidiary company of Y Limited as well as a government company. Advice as a legal advisor whether Jet Private Limited is the subsidiary company of Y Limited as well as government company under the provision of the Companies Act 2013. बताइए। देखिए दोबारा से एक बार मैं पढ़ रहा हूं और साथ के साथ अब एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा आपको मैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स ए स्टेट इन द कंट्री इज होल्डिंग 48 लाख शेयर। तो एक्स से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो ये दे रखा है कि आप यूपी गवर्नमेंट हैं या आप राजस्थान गवर्नमेंट है। तो एक स्टेट है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने 48 लाख शेयर वाई लिमिटेड के ले रखे हैं। वाई लिमिटेड के 48 लाख शेयर 48 लाख शेयर इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये देखना पड़ेगा कि वाई लिमिटेड की टोटल होल्डिंग कितनी है। द पेड अप कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 9.5 करोड़। जो टोटल कैपिटल है, टोटल पेड अप कैपिटल है, टोटल पेड अप कैपिटल वो कितनी है 9.5 करोड़, ठीक है ना। अमाउंट की अगर बात करें वैसे 95 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप ही है, क्योंकि अगर पार्टली पेड अप होती तो हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है। ये फुल्ली पेड अप है। तो आप कंपेरिजन शेयर्स का शेयर से भी कर सकते हैं। जैसे 95 लाख शेयर्स हैं तो 95 लाख शेयर्स का 51% कितना आता है, 51% कितना आता है 48.45 आता है। अगर हम इसका 51% देखेंगे 51% देखेंगे तो वो कितना आ रहा है 48.45% आ रहा है, ठीक। यानी कि इतने शेयर होने चाहिए 51% के लिए 48,45,000 शेयर होने चाहिए। इसके पास कितने हैं 48 लाख हैं, ठीक है। तो 51% तो नहीं है इसके पास, लेकिन हो सकता है कि किसी और के साथ हो। वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड
2,50,600 शेयर ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन है? जिसका हम ये संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं कि क्या वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है भी या नहीं है। अब वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड 2,50,600 शेयर ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड। वाई लिमिटेड जो है वो जेड प्राइवेट लिमिटेड में कितने शेयर होल्ड कर रही है? वो कर रही है 2,50,600 शेयर कर रही है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जेड प्राइवेट लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है। वो 5 करोड़ है इन द फॉर्म ऑफ 5 लाख शेयर। वो 5 करोड़ है, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल जो है वो कितनी है? 5 लाख शेयर है। ठीक है, तो 5 लाख शेयर है, 100 रुपए वाले होंगे तो 5 करोड़ हो गई। और वाई लिमिटेड के पास कितने हैं? 2,50,600 शेयर। इसका मतलब है मोर देन हाफ हो गए। तो मोर देन हाफ हो गए तो वाई लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड। इतना तो क्लियर हो गया कि वाई लिमिटेड जो है जेड प्राइवेट लिमिटेड की क्या है? होल्डिंग कंपनी है। अब आगे देखिए कि क्या क्या पूछा है। जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ सब्सिडी कंपनी ऑफ 100 ईच। ये कुछ लैंग्वेज गलत है, कुल मिला के ये यहां से काट दीजिएगा, यहां आएगा जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ सब्सिडी कंपनी वाई लिमिटेड। तो ये बिल्कुल सही है कि जेड प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है वाई लिमिटेड की। और आगे क्या चाह रहे हैं? एज वेल एज द गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या ये जेड प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है? गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए या तो गवर्नमेंट ने 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी हो जेड प्राइवेट लिमिटेड में, वो तो दूर दूर तक नहीं है, या आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो। तो आप वाई लिमिटेड की सब्सिडियरी तो है, बट वाई लिमिटेड इटसेल्फ नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी। तो जो जेड प्राइवेट लिमिटेड की दलील है मैं गवर्नमेंट कंपनी भी हूं, वो गलत है। Advise as a legal advisor whether Jet Private Limited is a subsidiary company Y Limited as well as the government company under the provisions of NIREC। तो यही पूछा है और ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया कि जेड प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी तो है बट नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर? कोई डाउट हो यहां तक मुझे बता दीजिए। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी आज की, क्योंकि आज हम 2 ही डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसे पूरे डिटेल में विद एग्जाम्पल विद पास्ट ईयर क्वेश्चन वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द पेड अप नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। ध्यान दीजिएगा कि 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज कर रखा है, इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और सेकंड केस में कि गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हैं तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। जो मैंने डिफरेंस समझाया कि जब हम सब्सिडियरी देखते हैं तो वहां पर वर्ड यूज है 50% मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल। यहां पर वर्ड यूज है नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और उसका रीजन भी मैंने आपके सामने रखा है। और अब नेक्स्ट चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42। तो फॉरेन कंपनी भी हम लोग वैसे तो सीए फाउंडेशन में स्टडी कर चुके हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी भी हमने किया था, पूरा ही चैप्टर हम कर चुके हैं। कुछ एक डेफिनेशन जरूर यहाँ पर अभी आपको नेक्स्ट क्लास में पता लगेंगी जो फर्स्ट टाइम आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे सी इंटरमीडिएट लेवल पर। लेकिन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है बिल्कुल ही डिफरेंट है इन डेफिनेशन से। तो ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं लेकिन आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, एक एक लाइन के ऊपर फोकस करना है,
कि फॉरेन कंपनी क्या है, वो किसी भी वर्ड से, किसी भी पॉइंट से उठ के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगेन फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन है वो मीन्स करके है। तो फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट। बहुत कम सेक्शन ऐसे हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, पूरे कंपनी के अंदर, कि जहां पर एक्ट के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया गया है। तो बड़ा फोकस रखना है जहां जहां पर भी यूज किया गया है। जैसे फॉरेन कंपनी को डिफाइन करते वक्त भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया गया है। तो इट मीन्स फॉरेन कंपनी में सिर्फ कंपनी ही शामिल नहीं होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट विच सेटिस्फाइड ऑल द थ्री कंडीशन आर नाउ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। जो प्रोविजन फॉरेन कंपनी के ऊपर लगने हैं। तो चैप्टर 22 बेसिकली ये चैप्टर फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेगा, जो हम बिल्कुल ही सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम केवल बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन कंपनी के मीनिंग के बारे में। बाकी जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो वो चैप्टर यानी कि जब आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं तो उन बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी वो चैप्टर लगेगा, और वो जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करनी पड़ेगी। तो फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है ही कि आप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होने चाहिए। बट खाली इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होने के बावजूद भी सारी की सारी कंपनी और सारी के सारी बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। आप खुद सोच लीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कंपनियां हैं जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है। बाकी तो 194 देश हैं, तो 194 देशों में पता नहीं लाखों करोड़ों कंपनीज होंगी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना भोकाल या इतना डर है कि सब कंपनियों को जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैं उन्हें चैप्टर 22 के प्रोविजन का कंप्लायंस करना पड़ेगा इंडिया में? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। ये 3 कंडीशन में से एक छोटी सी कंडीशन है कि आप फॉरेन कंपनी तभी हैं जब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैं। बट ऑल कंपनीज और ऑल बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया आर नॉट ए फॉरेन कंपनी। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट एडिशनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई, और एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं 2 और बोथ का ही सेटिस्फाइड होना जरूरी है। क्या है? हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जो कंपनी या जो बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हैं उनका कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, वेदर बाय इटसेल्फ यानी कि ओन ऑफिस और थ्रू एन एजेंट। थ्रू एन एजेंट ब्रांच ऑफिस हो सकता है, ब्रांच ऑफिस हो सकता है, कोई वेयर हाउस आपने लिया हुआ हो सकता है, वेयर हाउस आपने लिया हुआ हो सकता है, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये जो थ्रू एन एजेंट के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये फिजिकली के दिए हैं। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न इरा के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर करना चाहती है। इसी को बहुत डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी एक्ट 2013 ने इसको एक्सप्लेन किया है, और यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि फिजिकली भी हो सकता है आपका ऑफिस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, और खुद का भी हो सकता है या एजेंट के माध्यम से भी हो सकता है। तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में सबसे इंपॉर्टेंट तो डिजिटल प्रेजेंस होती है। ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल प्रेजेंस। अब हमें इस बात को और अच्छी तरह समझना है। इसके अलावा अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड की एक्सप्लेनेशन को भी कवर करूंगा। इसके अलावा खाली प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होने से ही काम नहीं चलेगा जब तक कि आप कोई एनी बिजनेस एक्टिविटी
इंडिया में नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। खाली आपका प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में के थ्रू है, लेकिन अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में नहीं कर रहे हैं तो भी आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेंगे। तो अगेन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। Foreign company means any company or a body corporate which is incorporated outside India and has a place of business in India, whether by itself or through an agent, whether physically or in another electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. तो जो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने डिजिटल प्रेजेंस के रूप में आपको दे दिया है। अब इसी का जो दायरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी रूल 2014 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या कवर होगा, इसके दायरे को इन्होंने बढ़ाया है। तो एक एक इंपॉर्टेंट, हर लाइन हर प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटी दे देंगे, फिर आपको लिंक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ परिभाषा से, क्या यहाँ डेफिनेशन में वो चीज कवर है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014, इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली based whether main server is installed in India or not, including but not limited to। ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन रूल्स के माध्यम से दी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी रूल 2014 के माध्यम से दी है, ये इंश्योर करता है, दिस इंश्योर दैट कि कंपनी को जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है केवल इस वजह से बाहर ना कर दिया जाए, इस वजह से उन्हें कंप्लायंस में छूट ना मिले कि उनका जो सर्वर है, होस्टिंग सर्वर है, वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी कि चाहे आपका मेन सर्वर इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे मेन सर्वर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, जितनी भी बाहर की कंपनी है जनरली सर्वर बाहर ही है, चाहे अमेजोन का आप कर लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट का आप कर लीजिए, चाहे अलीबाबा का कर लीजिए, सबके होस्टिंग सर्वर बाहर ही है। यूट्यूब का बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, सबके होस्टिंग सर्वर बाहर ही हैं। तो ऐसी कंपनियों को कंप्लायंस के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट 2013 ने साफ साफ लिख दिया कि वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, और इसको भी आगे ए टू ई पॉइंट से एक्सपेंड किया गया है। तो हर प्रोविजन को आपको ध्यान से पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आजकल बच्चों को दिक्कत आ रही है कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या पेपर बड़ा टफ था, देखिए पेपर कोर्स से बाहर नहीं बनेगा, ये क्लियर है। जो स्टडी मटेरियल में गिवन है उससे बाहर जनरली, मैं 2 4 5 नंबर की बात नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 60-70 नंबर का उन्होंने बिल्कुल ये आउट ऑफ कोर्स दे दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप एक एक लाइन को नहीं समझ के चलेंगे, एक एक पॉइंट पर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पेपर जो है बाहर से आया है, बड़ा टफ आया है। तो बाहर से नहीं आता है, बस पूछने का तरीका उन्होंने ऐसी जगह से ले लिया है जहां बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट जो आने वाले समय की है उनको ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है। तो पढ़ते हैं, बट नॉट लिमिटेड टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है बी टू बी या बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, डेटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब है कोई भी एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली, whether the hosting server is installed in India or outside India, and including but not limited to। इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप कोई बिजनेस टू कस्टमर सर्विस दें या बिजनेस टू बिजनेस सर्वर दें, जैसे अमेजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये आपका जो मेन सर्वर है आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है,
ये कंपनी भी आउटसाइड इंडिया ही रजिस्टर्ड है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर सप्लाई दे रही है अपनी सर्विसेज की, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस दे, चाहे वो B2C दे, डेटा इंटरचेंज की अगर आप सप्लाई दे रहे हो या अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, तो डेटा इंटरचेंज के अंदर क्या आता है? अगर पेपर में नाम से आगे डेटा इंटरचेंज जब भी आप ना याद कर लिया तब भी हो जाएगा काम, लेकिन अगर नाम से नहीं आया, उन्होंने एक्टिविटी के रूप में दिया, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर दैट एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी कवर्ड हियर, यानी कि डेटा इंटरचेंज है और डिपॉजिट है, सिक्योरिटी को खरीदना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम डेटा इंटरचेंज को समझ लेते हैं कि डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या है। डेटा इंटरचेंज का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली हो जाया करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान के चलिए, जब भी आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज खरीदते हैं, खासतौर से जो बाहर की कंपनीज होती हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, उनके बटन पर क्लिक किया, या चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, चैट जीपीटी का आपने पेड वर्जन लिया, ठीक है ना, तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस बन के आ जाता है, आपकी वैलिडिटी आ जाती है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो चैट जीपीटी वालों के पास ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो उन्होंने अपना खुद का ही इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कराया हो, या उन्होंने किसी और से सर्विस इस चीज की ले रखी हो। तो डेटा इंटरचेंज क्या है कि जैसे ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो सर्विसेज हैं डेटा इंटरचेंज की, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होती हैं, तो उन्हें भी कवर कर लिया है। डिजिटल सप्लाई का मतलब क्या होता है? डिजिटल सप्लाई में जो सॉफ्टवेयर है, आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो या चैट जीपीटी का पेड वर्जन परचेज करते हो, तो ये क्या है? कोई ये सिर्फ कोड ही तो है, कोई प्रोडक्ट आपको थोड़ी मिल रहा है। जैसे अमेजोन से कुछ मंगाते हो तो चलो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो डिजिटल सप्लाई में क्या होता है कि जो चीज आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से परचेज करते हो, या कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, तो वो सब चीजें क्या है? डिजिटल सप्लाई है। क्लियर है? तो वो चीजें बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकती हैं। आगे की चीज देखिए, ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और इनवाइटिंग डिपॉजिट और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी ऐप के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो एक्सेप्ट कर रही है इंडियन सिटीजन से डिपॉजिट, और कुछ नहीं कर रही है, ठीक है ना, उन्होंने अपना एक एड चला दिया या ये चीज न्यूज फैला दी, और फॉरेन कंपनी क्या है? इंडियन सिटीजन से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है, या सिक्योरिटीज में सब्सक्रिप्शन को इनवाइट कर रही है, तो वो कंपनी भी फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आएगी और उसे चैप्टर 22 के जो प्रोविजंस है उससे गुजरना पड़ेगा। तो ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और इनवाइटिंग डिपॉजिट और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। सी पार्ट देखिएगा, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विस, डेटाबेस सर्विस एंड प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सेटलमेंट गूगल पे है, तो गूगल पे भी बाहर की कंपनी का है, फॉरेन कंपनी का है, तो ये फाइनेंशियल सेटलमेंट का काम करते हैं गूगल पे वगैरह। तो वेब बेस्ड मार्केटिंग, आपका वेब बेस्ड मार्केटिंग में यूट्यूब भी है, इसके अलावा गूगल भी आपकी मार्केटिंग के पैसे लेता है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सब वेब बेस्ड मार्केटिंग है। एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विस, कोई ऑनलाइन एडवाइस दे रहा है बाहर की कंपनी, वो एडवाइजरी सर्विस में आ जाएगी। डेटाबेस सर्विस, कोई आपका डेटा संभाल रहा है, ठीक है, जैसे आप गूगल से क्लाउड बेस्ड आप परचेज करते हैं 2 GB डेटा या 100 GB डेटा को स्टोर करने के लिए आप स्पेस परचेज करते हैं, तो वो क्या है? डेटाबेस सर्विस है, वो केवल आपका डेटा ही तो हैंडल कर रहे हैं, डेटा ही खुद रख रहे हैं। एंड प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो बहुत सारी आ जाएंगी, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विस सच ए टेली मार्केटिंग, आप समझते हैं, टेली कम्यूटिंग,
टेलीमेडिसिन कोई डॉक्टर सर्विस दे रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस। तो ये सारी की सारी सर्विसेज भी स्पेसिफाइड की गई हैं फॉरेन कंपनी का दायरा बढ़ाने के लिए, बशर्ते कि इसमें इंडिया से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंडियन लोगों से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको इंडियन कानून का भी पालन करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहले जब तक ये रूल नहीं थे तो ये कंपनियां बच जाया करती थी। तो वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, जो ऊपर ए टू ई आपने सर्विसेज देखी हैं, तो चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज हो। तो एक एक लाइन आपको, एक एक वर्ड याद होना चाहिए। बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, कैसे याद होगा? तो मुझे भी दया आती है कि कैसे याद होगा, लेकिन ये कंपलसरी है, ये मान लीजिए। आप जिस तरह से आपको अभी तक नंबर मिल जाया करते थे उस तरीके से नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उन्हें फिल्ट्रेशन करना है, उन्हें रिक्वायरमेंट भी समझनी है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने स्टूडेंट निकालने हैं, तो परफेक्शन लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब एक लास्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन में समझिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है IFSC का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसे मैं बहुत डेप्थ में तो अभी कवर नहीं करूंगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का ये एक लाइक आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है और पहली बार फर्स्ट टाइम गिफ्ट सिटी गुजरात में IFSC सेंटर खोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर की कंपनियां बुलानी है, बाहर की कंपनियों को ये डर लगता है कि अगर हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे ऊपर कंप्लायंस बर्डन पड़ेगा। अब किस तरीके से संभव हो, जहां गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हम ये एक रास्ता खोलते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे इंडिया और अमेरिका की आप देखते होंगे काफी मुद्दों पर लड़ाई हो रही है और टैरिफ छिड़ा हुआ है। अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन चीजों की वहां नेसेसिटी होगी, जिन चीजों की वहां कमी होगी, तो वो चाहेंगे कि वो भी इंडिया से ना इंपोर्ट की जा सके? तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो जनरली आप वहीं पर पेनलाइज करेंगे जहां आपको उतनी नीड नहीं है। और आप देख भी रहे होंगे कि कई मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप पीछे भी हटे हैं। तो ऐसे ही हर एक देश अपने यहाँ जो कानून बनाता है तो कुछ जगह वो एग्जम्पशन या एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है। तो आपको मेनली नाम रखना है IFSC सेंटर, ठीक है ना। ये जो IFSC सेंटर है वो सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ SEZ एक्ट 2005। जब SEZ का कॉन्सेप्ट आएगा इनकम टैक्स में तो मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि अगर IFSC सेंटर है और इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन देयरऑफ और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, यानी कि अगर फॉरेन कंपनी IFSC सेंटर में ही इलेक्ट्रॉनिकली ये वाली सर्विस दे रही है, सिर्फ ये वाली, ऊपर A to E सारी एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर फॉरेन कंपनी IFSC सेंटर में जाके इलेक्ट्रॉनिकली मेडिसिन बेस्ड सर्विस दे रही है, एजुकेशनल बेस्ड सर्विस दे रही है, टेली मार्केटिंग की सर्विस दे रही है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। सिर्फ जो सिक्योरिटीज या सब्सक्रिप्शन है सिक्योरिटीज का, उनकी जो सर्विसेज दे रही है ऑनलाइन, वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मानी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली हैं लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 42 ये नहीं मानी जाएगी। तो जब ये मानी ही नहीं जाएगी, इसका मतलब है कि उन फॉरेन कंपनी को चैप्टर 22 नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन
the year of or listing of securities in the International Financial Service Center, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IFSC। और ये पहला इंडिया में जो था गिफ्ट सिटी गुजरात के नाम से है। तो पहला इंडिया में IFSC सेंटर जो खोला गया था वो गुजरात में खोला गया था गिफ्ट सिटी के नाम से, सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द SEZ एक्ट। तो SEZ को भी मैं कभी समझाऊंगा आपको इनकम टैक्स में 2005, सेल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज 42 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। तो ये नहीं माना जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई सर्विस दे रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं माना जाएगा तो इट मींस इस वजह से आप फॉरेन कंपनी का दर्जा नहीं ले पाओगे और आपके ऊपर चैप्टर 22 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी में भी यहां से सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर यही कंपनी IFSC में जाके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कर रही हैं या इनवाइटिंग डिपॉजिट कर रही हैं या A से लेकर E तक की बाकी सर्विसेज दे रही हैं, तो उस पर्पज के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मोड माना जाएगा और दो कंपनीज आर कवर्ड। क्लियर हो गई बात ये। एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं यहां पर, बाकी सब चैप्टर 22 के अंदर पढ़ेंगे। सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी की 50% और उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल इन लोगों ने होल्ड कर रखी हो, ठीक है ना, किसी फॉरेन कंपनी की अगर 50% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया ने के पास है, या वन और मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के पास है, और कॉम्बिनेशन इन दोनों का बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया के पास है, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट, तो such foreign company shall also comply with the provision of chapter 22 and such other provision of this act as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। यानी कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी की कुछ 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन लोगों के पास है, तो चैप्टर 22 के प्रोविजन उन फॉरेन कंपनी पर भी लगेंगे, ये मानते हुए कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ही है। जैसे इंडियन कंपनी के ऊपर प्रोविजन लगते हैं तो इन फॉरेन कंपनी के ऊपर वही प्रोविजन लगेंगे, लेकिन सिर्फ उन बिजनेस एक्टिविटी के लिए विच आर कैरिड आउट इन इंडिया। तो डिटेल में हम इनको भी बाद में ही समझेंगे, पूरे प्रोविजन क्या लगते हैं। यहां पर इस चैप्टर का जो मेन पर्पस था कि मैं आपको डिफाइन यानी कि डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या क्या आया हुआ है। फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन काफी पेपर में पूछे गए हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और हार्डली एक लेक्चर और हम लोग लेंगे काइंड्स ऑफ द कंपनी चैप्टर के लिए। तो जल्दी से क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 34 नवंबर 22 3 मार्क का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। माइक LLC incorporated in Singapore having an office in Pune, India, analyzed whether Mike LLC would be called as a foreign company as per the provision of Companies Act 2013. Also explain the meaning of foreign company. तो इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर है, पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होती है। उसका ऑफिस इन पुणे है, यानी कि ये भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होती है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। एनालाइज वेदर माइक LLC वुड बी कॉल्ड एज ए फॉरेन कंपनी एज पर द प्रोविजन, ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। तो बेसिकली आपको ये बताना है माइक LLC जो है फॉरेन कंपनी है या नहीं है, और मीनिंग भी क्लियर करना है।
तो एक चीज जरूर इन्होंने नहीं दी कि क्या ये कंडक्ट एनी बिजनेस इंडिया कर रही है नहीं कर रही, तो मना भी नहीं करा, हम मान लेंगे, ठीक है, और इसे फॉरेन कंपनी का दर्जा दे देंगे। तो रिक्वायरमेंट सारी सेटिस्फाइड है। माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर एंड हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सिंस माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड ऑफ इंडिया एंड हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हेंस इट इज ए फॉरेन कंपनी। ये एज्यूम करते हुए कि कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया भी है। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सेकंड, नवंबर 2018, पहले तो क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल ही आया करते थे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, टेरेसा लिमिटेड इज ए कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क, यूएसए। द कंपनी हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बट इट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू डेटा इंटरचेंज इन इंडिया। तो अभी बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं जो रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं 2014 के, तो उसमें पहली ही लाइन है, explain with reference to the relevant provision of the Company Act whether Teresa Limited will be treated as a foreign company. Answer is yes. पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऑनलाइन वाले पार्ट को जो डेटा इंटरचेंज से रिलेटेड है उसे ही आप कवर करेंगे और फिर अपना कंक्लूजन देंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 42 of the Companies Act 2013, foreign company means any company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India। ये H जो है यहाँ पर आना था, has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode, or conduct any business activity in India in any other manner। The term electronic mode means carrying out electronically based whether main server is installed in India or not। In the given question, Teresa Limited will be treated as a foreign company within the meaning of section 2 clause 42 of Companies Act 2013 since it is doing online business through data interchange in India even though company has no place of business established in India, yet it is covered under the definition of foreign company। क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है, ये अपने आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैरी लिमिटेड जो थाईलैंड वाला है, ये भी सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। जनवरी 25 में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। Based on applicable provision of the Companies Act 2013, define the term foreign company and identify which among the following company can be categorized as a foreign company। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर दे रखा है, रजिस्टर्ड सिंगापुर दे रखा है। एडिशन फॉर्मेशन क्या है, डेवलप्ड पेशेंट डेटाबेस फॉर ए हॉस्पिटल इन मुंबई इंडिया, सर्वर इन सिंगापुर। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये कंपनी जो है इंडिया में काम कर रही है, जबकि इसका होस्टिंग सर्वर आउटसाइड इंडिया है, तो फिर भी ये कंपनी क्या मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। तो दिस इज ए फॉरेन कंपनी। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लीजिए किस तरह लिखना है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, सबसे पहले जो भी केस है जिस भी प्रोविजन से रिलेटेड उस प्रोविजन को आप एक्सप्लेन करके आएंगे। ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conduct any business activity in India in any other manner। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब एक एक केस को देखेंगे। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर है, डेवलप्ड पेशेंट डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल इन मुंबई, सर्वर एट सिंगापुर, इट इज ए फॉरेन कंपनी दो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड को समझाया गया है डेटाबेस के माध्यम से। जब इलेक्ट्रॉनिक मोड के हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन रूल 2014 में, तो वहां डेटा इंटरचेंज, डेटाबेस बनाना ये सब शामिल हैं। तो क्योंकि डेटाबेस इंडिया में है तो हेंस इट इज ए फॉरेन कंपनी।
नेक्स्ट है यूएई इनकॉर्पोरेशन की जगह है, रजिस्टर्ड भी यूएई में है। नो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया बट एम्प्लॉय एजेंट्स इन इंडिया। कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। देखिए पहली रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाइड हो रही है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो बाकी दो रिक्वायरमेंट है कि हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो वो कहीं नहीं दिख रहा है। खाली एजेंट को एम्प्लॉय करने का मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया नहीं होता और ना ही कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया दिख रहा है, तो इट इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है केप टाउन में इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड भी इन केप टाउन में। बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया, यहां पर भी आंसर नो आएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड होने का मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया नहीं होता है और ना ही बोर्ड मीटिंग हेल्ड होने का मतलब है कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया होता है, तो दिस इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट कंपनी जर्मनी में इनकॉर्पोरेटेड है और जर्मनी में ही रजिस्टर्ड है। 49% ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय इंडियन कंपनी। ये जो लास्ट में सेक्शन पढ़ाया था मैंने 379, तो उससे रिलेटेड है कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी की 50% या मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर इंडियन सिटीजन, वन और मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, यानी कि इंडियन कंपनी ने ले रखी है लेकिन 49% ले रखी है, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो ये भी फॉरेन कंपनी नहीं कैटेगराइज होगी। क्लियर है बेटा? सितंबर 24 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कोरिया, हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स ब्रांच ऑफिस इन चेन्नई फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन इंडिया। The structure of the paid-up share capital of Beauty Cosmetic as at 31st March 24 is as below. The company does not have any preference share capital, equity share capital held by L, an Indian citizen. कंपनी की कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है एल के पास। 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय आर के पास है, इंडियन सिटीजन। 20% इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय फेयरनेस कॉस्मेटिक लिमिटेड, इंडियन कंपनी। तो ये है। शायद क्वेश्चन कुछ आई थिंक मिसिंग है, क्योंकि आगे भी 20% लिखा हुआ है। फिलहाल हम आंसर से फिर क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि 20% नहीं है, तो क्या आंसर है? 10% इक्विटी शेयर कैपिटल एक इंडियन सिटीजन के पास है और 20% इक्विटी शेयर कैपिटल फेयरनेस कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी के पास है। तो टोटल 30% ही हुई, क्योंकि अगर ये 20% और जुड़ जाती है तो 50% हो जाती है ना, और एग्जैक्टली 50% पर फिर वो प्रोविजन लगेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यू बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 whether beauty cosmetics shall be deemed foreign company or an Indian company for the business carried on by it in India। तो फॉरेन कंपनी तो है ही, डीम्ड इंडियन कंपनी बन सकती है उन बिजनेस के लिए जो कैरिड आउट इन इंडिया हैं, अगर वो परसेंटेज पेड अप कैपिटल की 50% इन लोगों के पास हो जाए। ठीक है, तो वो 20% का मुझे नहीं पता लग रहा है। तो आंसर देखिएगा, वेदर ब्यूटी कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड टू बी द फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी तो है। एज पर सेक्शन 242 of the Companies Act, a foreign company means any company or a body corporate incorporated outside India which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, or conduct any business activity in India in any other manner. In the given question, Beauty Cosmetic, a Korean company, has established a place of business in India, branch office in Chennai, and also carries on business in India. And Beauty Cosmetics shall be deemed to be the foreign company under the Companies Act 2013। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो डीम्ड इंडियन कंपनी भी मानी जाएगी उन बिजनेस के लिए जो बिजनेस इंडिया में है?
For the business carried out in India, further according to section 379 subsection 2 of the Companies Act 2013, where not less than 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partly equity and partly preference, or the foreign company incorporated outside India is held by one or more citizen of India, or one or more companies or body corporate incorporated in India, or by one or more citizen of India and one or more companies or body corporate incorporated in India, whether singly or in the aggregate, such foreign companies shall also comply with the provision of chapter 22. चैप्टर का नाम याद रखिएगा, ये चैप्टर का नाम बेसिकली जो बीयर एक्ट में चैप्टर है, जो हम लोग देते हैं उन चैप्टरों से मतलब नहीं है इसका, and other prescribed provision of the Companies Act 2013 with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India. In the given question, 50%, 10% each, 20% each, 20% each, or the share capital of Beauty Cosmetic Incorporated in Korea is held by L, एक R है, एंड फेयरनेस कॉस्मेटिक्स लिमिटेड रेस्पेक्टिवली है। तो यहां पर गड़बड़ क्या हुई है, एक बार मैं क्वेश्चन पर आ गया हूं दोबारा। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय एल, तो ये जो 20% है बेसिकली हेल्ड बाय एल के आगे होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय एल 20%, इंडियन सिटीजन 10% आर के पास है इंडियन सिटीजन, और 20% इक्विटी शेयर फेयरनेस के पास है, तो तब जाके 50% हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस ब्यूटी कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड इंडियन कंपनी फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया विल इट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज इफ इट इज एन इंडियन कंपनी? यस, चैप्टर 22 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिंस ब्यूटी कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन कंपनी फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट in India, it is required to comply with the relevant provision of the Companies Act 2013 as if it is an Indian company. तो ये फॉरेन कंपनी की भी डेफिनेशन हम फिनिश कर चुके हैं। अब हार्डली लास्ट क्लास एक और लगेगी, छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अगली क्लास में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।